केशव प्रसाद मिश्र गांव बलिहार बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा नाम जिसे बहुत कम लोगों ने ही सुना होगा, लेकिन इन्हीं के लिखे उपन्यास कोहबर की शर्त पर आधारित बनी फिल्म नदिया के पार के बारे में उत्तर भारत का 50 पार आयु का हर वो आदमी जानता होगा जिसे फिल्मों का थोड़ा सा भी शौक होगा। मेरे YouTube चैनल पर समीक्षा के 3 भाग प्रस्तुत हैं, जो कि राम सागर जी की फेसबुक वॉल से लिए गए हैं। उपन्यास और फिल्म समीक्षा, उपन्यास के चुने हुए कुछ अंश। अब हम इस उपन्यास और फिल्म हिंदी सिनेमा की बात करें तो नदिया के पार फिल्म प्रदर्शित हुई थी 1 जनवरी 1982 को, जिसके निर्माता थे ताराचंद बड़जात्या और फिल्म का निर्देशन किया था गोविंद मुनीश ने। फिल्म के नायक थे सचिन और नायिका थी साधना सिंह। गीत संगीत रविंद्र जैन का था। उस समय के उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तो यह फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी। सभी गीत भी खूब लोकप्रिय हुए थे। अब भी इस फिल्म के गीत सुनाई दे जाते हैं तो मधुर ही लगते हैं। ये फिल्म पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गंगा नदी के दोनों तटों पर बसे 2 छोटे छोटे गांव बलिहार और चौबीपुर गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। यद्यपि उपन्यास के बहुत से प्रसंग फिल्म में गायब हैं, बहुत कुछ बदल दिया गया है। बढ़ती आबादी के कारण अपने स्वरूप को यथावत बनाए रखना लगभग असंभव सा ही प्रतीत होता है। बड़ी तेजी से बदलाव होता जाता है, इसलिए अब उस गांव में फिल्म में दिखाए गए दृश्यों को पहचानना बहुत ही मुश्किल होगा। इस फिल्म के बाद ताराचंद बड़जात्या के ही बेटे सूरज बड़जात्या ने नदिया के पार फिल्म का ही शहरी संस्करण करके हम आपके हैं कौन फिल्म बनाई, जो कि 5 अगस्त सन 1994 को प्रदर्शित हुई थी, जिसके सितारे थे सलमान खान और माधुरी दीक्षित। ये फिल्म भी सुपरहिट रही थी। उपन्यास और फिल्म में कथानक की समानता की आस बिल्कुल मत कीजिए। नदिया के पार फिल्म में तो 40% समानता कही जा सकती है, लेकिन हम आपके हैं कौन फिल्म में 2-4% समानता भी मिलना मुश्किल है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता ही इस उपन्यास की सबसे बड़ी खामी भी सिद्ध होती है। यह उपन्यास पूरी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की ठेठ गवाई बोली और संस्कृति प्रस्तुत करता है। असल में उपन्यासकार ने अपनी जन्मभूमि बलिहार गांव को ही प्रेम कथा के माध्यम से जिया है। उपन्यासकार केशव प्रसाद मिश्र ने अपनी बहन गुंजा के ही नाम का प्रयोग उपन्यास की नायिका के रूप में किया है। हो सकता है कि उपन्यास की कथ्य और उपन्यासकार की बहन गुंजा के जीवन में और भी समानता हो, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं इस विषय पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। पहले खंड की कहानी बहुत ही संक्षेप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बलिहार गांव में एक अधेड़ उम्र में मस्तमौला शादीशुदा परंतु निसंतान व्यक्ति की पत्नी ने परिवार की नजदीकी के 2 अनाथ भाइयों ओमकार और चंदन को बेटे के रूप में अपने घर के भीतर कर लिया। 2 साल बाद पत्नी चल बसी। बिना औरत के जैसे तैसे तीनों दिन गुजारते हैं। खेत और मवेशी उनके पास हैं, जैसा पन पड़ता है खेती करते हैं। हल्के फुल्के बीमार काका दवा दारू के झंझटों से बचने की ही कोशिश करते हैं। ओमकार को एक पड़ोसन काका के इलाज में लापरवाही न करने के लिए समझाती है। ओमकार नदी पार गांव चौबे छपरा के वैद्य जी को बुला कर लाने के लिए छोटे भाई चंदन को भेज देता है। वैद्य जी आकर कुछ परहेज के साथ इलाज करना शुरू करते हैं। वैद्य जी शायद उनकी पतली हालत के कारण कुछ नहीं लेते हैं। वैद्य जी की 2 बेटियां हैं। बड़ी वाली 14 साल की रूपा ब्याह लायक है, तो छोटी बेटी गुंजा 10-11 साल की है। काका के इलाज के लिए आते जाते वैद्य जी की रूपा के लिए ओमकार भा जाता है। थोड़ा हिचकते हुए वैद्य जी मौका देखकर रूपा के लिए ओमकार को मांग लेते हैं। काका भी मान जाते हैं कि घर में रोटी पकाने वाली आ जाएगी। इस तरह रूपा विदा होकर नदिया पार बलिहार आ जाती है। बहुत जल्दी ही रूपा सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। उजड़ा बिखरा घर अब घर लगने लगा। सबको भोजन पानी समय समय पर मिलने लगा। रूपा के पेट में बच्चा आया। 7 महीने बीत गए तो उठने बैठने में तकलीफ होने लगी। रूपा ने ओमकार से कहा। बात काका के कान में पड़ी। वह तो जैसे पहले से ही तैयार बैठे थे। रूपा ने चंदन से चिट्ठी लिखवाकर चंदन को चौबे छपरा के लिए विदा कर दिया। पहुंचने पर चंदन गुंजा को छेड़ता है कि तुम्हारी विदाई कराने आए हैं। इस तरह दोनों में हंसी मजाक चलता रहता है। वैद्य जी रूपा की मदद के लिए गुंजा को चंदन के साथ बलिहार भेज देते हैं। गुंजा तथा चंदन के दिल मिलने लगते हैं। रूपा भी गुंजा के मन की बात भांपकर गुंजा को देवरानी बनाने का गुंजा को वचन देती है। आंखों में सपने पलने लगते हैं। रूपा का बच्चा
होने के कुछ महीने बाद भैया गुंजा को चौबे छपरा भेजने के लिए कह देते हैं। गुंजा को चौबे छपरा छोड़ने के लिए ले जाते हुए चंदन उदास हो जाता है। गुंजा भी समझती है पता नहीं अब दोनों एक दूसरे को कब देख पाएंगे। गुंजा कहती है कि कभी कभार चौबेपुर आ जाया करना। चंदन कहता है कि आना जाना अपने हाथ में नहीं है, काका कहेंगे तो ही आया जा सकेगा। क्या गुंजा और चंदन मिल पाए या गुंजा का विवाह कहीं और हुआ? इस प्रेम कहानी का क्या हस्त्र हुआ, जानने के लिए पढ़िए उपन्यास कोहबर की शर्त। शेषखंड कोहबर की शर्त में हैं। उपन्यास के कुछ चुने हुए अंश पृष्ठ क्रमांक 28 और 29 आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। गुंजा चंदन को जगाते हुए कहती है, अच्छा बच्चू तो यह लो, और गुंजा ने बगल के लोटे में से एक चुल्लू पानी लेकर चंदन की नींद में माती आंखों पर छप से मार दिया। चंदन की झपटी आंखें पूरी तरह खुल गईं, तो गुंजा अपने आंचल से चंदन की आंखें और मुंह पोंछने लगी। रंगी हुई नई साड़ी की गंध चंदन की नाक में भर गई। प्यारी सौंधी गंध चंदन पूरी तरह जग गया। अरे मैं कोई बच्चा थोड़े हूँ, और नहीं तो क्या बच्चे के बाप हो। पास में बैठी हुई सारी लड़कियां हंसने लगीं। झेंपती हुई नीची आंखों से चंदन मुस्कुराने लगा तो गुंजा बोली, यहाँ के लोगों को जान लो, यह बदामो है चाचा की लड़की, यह सूरज कुमारी, ये परेमा हमारी सखियाँ। फिर अपनी गर्दन ठोकती हुई बोली, और मेरा नाम गुंजा है, बहिना की छोटी बहन हूँ। और तुम्हारा नाम? तब से भैया चंदन चंदन कह रहे हैं, सुना नहीं? बाप रे, इसमें खिसियाने की क्या बात है, परेमा बोली। अच्छा तो लो, गुंजा बोली, इस थरिया का चावल अंदाज करके बताओ कि कई अंजुरी है। क्यों? चंदन ने पूछा। पहले बताओ तो बताती हूँ। नहीं, पहले बता दो, बड़े जिद्दी हो। अगर अंजुरी से नापने पर तुम्हारा अंदाज सही निकला तो तुम जीत गए, तब तुमको उतने रुपए मिलेंगे। अगर गलत निकला तो तुम हार गए, और हार गए बच्चू तो जो मैं कहूँगी तुम्हें करना होगा। गुंजा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। सिर हिलाती हुई गुंजा ध्यान से देखने लगा तो वह कुछ लजा कर बोली, हमको क्या निहारते हो, बता के चावल नापो। भाई के सामने ऐसी बात सुनकर चंदन को सहम गया, इसलिए लाज को तोपने के लिए चट से बोला, 30 अंजुरी तो अब नापो। गुंजा बोली। चंदन अंजुरी से चावल नापने लगा। 5, 10, 20, 30 चावल 35 अंजुरी निकला। गुंजा की ओर ताकते हुए चंदन बोला, मैं तो हार गया, बताओ मुझे क्या करना होगा। दूसरे से पूछकर हारी हुई शर्त पूरी की गई तो उसका मोल क्या? गुंजा ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था कि हारने पर जो कहूँगी करना होगा। अच्छा, कभी कहूँगी, याद रखना। अब पहुना की बारी है, इनको भी नाप लेने दो। लो पहुना, अब तुम। गुंजा और चंदन की संपूर्ण कहानी के लिए पढ़िए कोहबर की शर्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।